नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा आपको राजेश खन्ना का सुनाएंगे और लेकर चलेंगे आपको उस दौर में जब शायद राजेश खन्ना को खुदा होने का एहसास हो गया था। खुदा होने का एहसास बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा जो खुद को खुदा समझने लगा था, और खुद वही नहीं, लोग भी। और उस दौर में तो कहा जाता था ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर आका की चलती है और नीचे फिल्म इंडस्ट्री में काका की चलती है। तेरे लिए रस्में नहीं कस्में नहीं, तू किसी के बस में नहीं, राजेश खन्ना के लिए ये लाइन कही गई। राजेश खन्ना से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था, और इस कहावत को सच साबित करने के लिए कि जो सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छू लेते हैं वही सबसे बुरा पतन भी देखते हैं। हालांकि आराधना के बाद 1 साल से कुछ ही ऊपर हुआ था जबकि ये बात है, राजेश खन्ना के लिए लोगों का पागलपन बेहद बढ़ गया था, और स्टार एंड स्टाइल में उन पर 5 हिस्सों के आलेख, जो इससे पहले किसी अभिनेता को नहीं मिला था, जैसी चीजें इसकी लगातार पुष्टि करती थीं। अगर एक फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर ने जतिन को राजेश खन्ना बना दिया था, तो दूसरी स्टार एंड स्टाइल ने कुछ ही महीनों में उसे एक सफल अभिनेता से एक स्टार बनाया था। 5 हिस्सों के आर्टिकल में जाने माने जनसंपर्क गुरु बनी रूबेन ने उन जैसे लोगों के लेख थे, जिसमें अंतिम अंश फिल्म पत्रकारों की देवी कही जाने वाली देवयानी चौबल के लिए रखा गया था। देवयानी चौबल, जिसने सुपरस्टार जैसा शब्द ढूंढ निकाला। राजेश खन्ना की तरह ही देवयानी चौबल का जन्म भी एक बहुत ही खुशहाल परिवार में हुआ था। घर से संपन्न थीं, अमीर थीं, घुड़दौड़ में दिलचस्पी रखने वाला परिवार। उसने अपने पत्रकारिता का करियर फिल्म फेयर में गुलशन इविंग के अधीन शुरू किया था। उन दिनों फिल्म पत्रकार चंद एक विषयों पर ही ध्यान देते थे, और देवयानी चौबल का जो कामकाज का क्षेत्र था वो शूटिंग और पार्टियां थीं। एक तरीके से देवयानी चौबल पेज 3 जर्नलिस्ट थीं। और जब फिल्म फेयर के एक वरिष्ठ संवाददाता ने ये सोचकर राजेश खन्ना से मिलने से इनकार कर दिया कि वो ज़्यादा अहम नहीं थे उनके लिए, तो फिर यह आर्टिकल देवयानी चौबल को सौंपा गया। देवयानी जिस नाम से जानी जाती थी वो था देवी। उन्हें सारी फिल्म इंडस्ट्री देवी के नाम से जानती थी, और राजेश खन्ना दोनों की फौरन बहुत अच्छी बन गई। और अंत में देवयानी की राजेश खन्ना की उस समय की प्रेमिका रही अंजू महेंद्रू से भी एक तरह से कहीं तो दोस्ती हो गई। और पहली मुलाकात के बाद देवयानी ने पूरे आर्टिकल को इस नए अदाकार की शख्सियत की अपनी निजी पहचान का रूप दे दिया। यह शायद देवयानी का सहज बोध था, या उसकी पैदाइश, जिसने उसे राजेश खन्ना को देखते ही जीतने वाले घोड़े की पहचान करवा दी। क्योंकि उसके बाद देवयानी ने जो भी आर्टिकल लिखे, हर एक में राजेश खन्ना अपने आप कदम ताल करते हुए चले आए। हर आर्टिकल में उन्हें जगह मिली। राजेश खन्ना पर अपने पहले आलेख की तरह ही देवयानी ने उन्हें स्टार एंड स्टाइल में अपने लेख में एक सोच विचार करने वाले और शर्मीले अदाकार के रूप में पेश किया। उसने अपने ऊपर राजेश खन्ना के इर्द गिर्द एक तिलिस्म खड़ा कर देने का जिम्मा ले लिया, और उन्हें कुछ इस तरह पेश किया जैसे वो अपने सितारा होने के बारे में पूरी तरह सजग थे। और तब तक उनका सितारा होना अधिकतर देवयानी के शब्दों में ही रचा हुआ था। उनके आर्टिकल्स में ही वो उन्हें स्टार लिखती थी, स्टार राजेश खन्ना। बाद में सुपरस्टार भी आया, और फिर उनकी तरफ इस तरह का उनका नजरिया था। राजेश खन्ना की शानदार सफलता प्रभावशाली थी, लेकिन उसे किस्मत का खेल भी कहा जा रहा था। जिस रफ्तार से वो फिल्म इंडस्ट्री पर छा गए थे, 1970 की 10 चोटी की फिल्मों में से 5 वो खुद कर रहे थे, और जिस आसानी से वो चोटी पर विराजमान हो गए थे, उससे सारा सिलसिला बाग में सैर करने का सा गुमान देता था। किस्मत के इस खेल के बावजूद भी राजेश खन्ना को मेकअप लगाना पड़ता था। कैमरे के सामने खड़े होकर इशारा पाते ही अपने डायलॉग बोलने पड़ते थे। लेकिन उनके संबंध में किस्मत के हाथ को इतना महत्व देने का एक कारण यह भी हो सकता है कि चाहे कुछ कर दिया जाता, नतीजा एक ही था, बेमिसाल कामयाबी।
उनकी फिल्मों को देखें तो लगता नहीं कि भूमिका चुनने की उनकी कोई खास कसौटी थी। वो कुछ भूमिकाएं निर्देशक की वजह से चुनते, कुछ उनको बनाने वाले बैनर की वजह से, कुछ इसलिए कि उस पेशकश को नामंजूर नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे कारणों से जो समझ से बाहर है। फिर भी भूमिका या निर्माण कंपनी कोई भी रही हो, एक के बाद एक फिल्म आशा से बहुत ज्यादा सफल हुई। जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा। तो फिल्में चुनने के उनके फैसले पर उस दौर में कम से कम सवाल उठाना गैर वाजिब होता, क्योंकि जो भी फिल्म वो कर रहे थे सब सुपरहिट हो रही थी। और एक तरीके से राजेश खन्ना हिट फिल्मों की गारंटी बन गए थे। अगर राजेश खन्ना हैं तो फिल्म समझ लीजिए कि हिट होगी। ये वो दौर था, और सफलता के इस दौर ने उन्हें और बाकी सबको भी विश्वास दिला दिया कि उन्हीं की वजह से ये सब मुमकिन है। उनको इस बात का श्रेय दिया जाता कि इस दौर में उनकी कई फिल्में अपार सफलताओं से भी बढ़कर थीं। अंदाज, आनंद, अमर प्रेम, ये फिल्में साधारण से बहुत ऊपर थीं और उन्हें एकदम से कल्ट फिल्म का रुतबा मिल गया, जिससे राजेश खन्ना को यह यकीन हो गया कि उन पर अब कोई नियम लागू नहीं होते और वो हर नियम से ऊपर हैं। कुछ ही फिल्मों के साथ राजेश खन्ना हजारों प्रशंसकों के लिए एक नई आशा के प्रतीक बन गए, और आनंद में उन्होंने एक ऐसे किरदार को रचा जो हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिलो दिमाग पर नक्श हो गया। बॉम्बे शहर और उसके कभी न मरने वाले जोश को समर्पित इस फिल्म की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने राज कपूर के एक ओड के रूप में रची थी, भावगीत के रूप में। और एक दूसरे के बहुत करीब थे ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर, दोनों दोस्त थे, और एक गंभीर रूप से उन दिनों बीमार थे राज कपूर, जो अपने जीवन के शेष थोड़े से समय में भी जीवन को भरपूर जीता है। यह विचार ऋषिकेश के मन में तब उपजा जब शोमैन राज कपूर बीमार हुए। ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि शायद राज कपूर अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन राज कपूर ने जिस किरदार को प्रेरणा दी उसके विपरीत वो जीवित रहे और कई साल तक हट्टे कट्टे चंगे रहे। एनसी सिप्पी द्वारा निर्मित आनंद में शुरुआत में महमूद और किशोर कुमार को लिया जाना तय हुआ, लेकिन सनकी गायक के साथ मनमुटाव के कारण कलाकारों के चुनाव में बदलाव करना पड़ा। अफवाह है कि ऋषिकेश मुखर्जी को किशोर कुमार के घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो एक बंगाली के साथ पैसे की अदायगी में देर करने से नाराज थे। किशोर कुमार खफा हो जाते थे अगर उनकी पेमेंट लेट हो, और उन्होंने अपने गार्ड को आदेश दिया था कि कोई बंगाली अंदर आए तो उसे तुरंत बाहर फेंक दिया जाए। और उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने शशि कपूर के बारे में सोचा जब उनके साथ ये घटना घटी कि उन्हें घर से भगा दिया गया। हालांकि एक सुनी सुनाई बात के मुताबिक राजेश खन्ना के फिल्म में शामिल होने का कारण यह था कि गुलजार ने राजेश खन्ना के घर में एक मुलाकात के दौरान उनको कहानी की रूपरेखा सुना दी थी। राजेश खन्ना ने अपने मेहनताने के रूप में बॉम्बे क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ले लिए थे, और फाइनली फिल्म की सफलता के कारण उनको अपने जो आम मेहनताना होता, जो फीस मिलती, उससे ज्यादा उनकी कमाई हो गई। जहां एक और राजेश खन्ना ने राज कपूर द्वारा प्रेरित एक उत्तर भारतीय के किरदार को बहुत बढ़िया निभाया, वहीं दूसरी ओर दो फिल्म पुराने अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश मुखर्जी पर आधारित बंगाली डॉक्टर को भी उतना ही कद्दावर बना दिया। आनंद की शूटिंग बहुत छोटे बजट में 1 महीने से भी कम समय में कर ली गई, लेकिन फिल्म अंत में उससे जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक मील का पत्थर बन गई। खासकर राजेश खन्ना की अगर बात करें, जिन्होंने पहली बार दर्शकों को एक ठोस किरदार दिया जिसने कई तरह से उनके मन में राजेश खन्ना की एक छवि गढ़ दी। फिल्म ने आंशिक रूप से महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते और ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ कहानी और संपादन का पुरस्कार मिला, जबकि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने आसानी से क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के पुरस्कारों का गौरव पाया। सलील चौधरी ने योगेश और गुलजार, जिन्होंने फिल्म के डायलॉग लिखे थे, गीत लिखे, संगीत तैयार किया, स्पष्ट कारणों से किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के गीतों को आवाज नहीं दी, लेकिन मुकेश और मन्ना डे ने सराहने लायक ढंग से किशोर कुमार की ऐसी जगह भरी कि अगर आप फिल्म आनंद के गीत को सुने, गीतों को, तो आपको लगेगा कि यार मुकेश या मन्ना डे के अलावा तो कोई गा ही नहीं सकता।
और चाहे वो मुकेश का गाया गाना है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, गुलजार ने लिखा था ये गाना, उसकी असीम आशा को दर्शाते हुए। या फिर एक गाना है जो योगेश का लिखा हुआ है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और ये सब उसे एक मार्मिक मनोदशा में पकड़ते हुए है। और लेकिन एल्बम का जो मुख्य धार था इस फिल्म का, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस बार योगेश ने दुख दर्द भरे गीत लिखे और मन्ना डे की मुलायम आवाज थी जिसने राजेश खन्ना को एक तरीके से एक ऐसी बेहतरीन फिल्म राजेश खन्ना के हिस्से आ गई थी जिसकी कल्पना तो राजेश खन्ना को भी शायद नहीं थी कि ये फिल्म इतनी हसीन निकलकर सामने आएगी। और जिंदगी गीत जो राजेश खन्ना को मिला, जो एक मरते हुए आदमी की अधूरी इच्छा को जाहिर करता था, जो जिंदगी को कुछ ज्यादा समझना चाहता था और इससे पहले कि जिंदगी उसे छोड़ जाए। आनंद ने राजेश खन्ना को महज एक कमर्शियली सक्सेस फिल्म नहीं दी, बल्कि आलोचकों क्रिटिक्स की तारीफ के अलावा भी बहुत कुछ दिया। उसने उन्हें पर्दे पर उनका सबसे बड़ा और देर तक याद रहने वाला किरदार आनंद दिया। पर्दे पर उनकी कभी हिम्मत न हारने वाली छवि के साथ साथ आनंद ने राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन के सामने भी लाकर खड़ा कर दिया, उस दुबले पतले नए अभिनेता के सामने जो आने वाले वर्षों में उन्हीं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। मशहूर हास्य अभिनेता महमूद ने ही अमिताभ बच्चन को सलाह दी थी कि वो आनंद का पूरा फायदा उठाएं। नौजवान अभिनेता ने अपने दोस्त अनवर अली के बड़े भाई और महमूद साहब की बात को संजीदगी से लिया। आनंद में अपने अभिनय को राजेश खन्ना की मृत्यु वाले सीन के आसपास तैयार करवाया। महमूद ने अमिताभ बच्चन से कहा कि राजेश खन्ना के आनंद के समय सांसें लेते हुए पूरा देश बंधा हुआ होगा और उस वक्त उन्हें अपने आप को खुला छोड़ना होगा। और अमिताभ बच्चन ने ठीक वैसा ही किया और वो व्यक्ति जिसे शुरू होने से पहले ही नकार दिया गया, चर्चा का विषय बन गया। अमिताभ बच्चन को भविष्य में उनकी पत्नी बनने वाली जया भादुड़ी के साथ गुड्डी जो 1971 में आई, इस भूमिका के लिए करार किया गया था, लेकिन अंतिम घड़ी में ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें बदल दिया। हालांकि वो फिल्म में एक छोटी सी मेहमान भूमिका में नजर आते हैं और इस घटना ने अमिताभ बच्चन के फिल्मी सितारा बनने के ख्वाब को लगभग खत्म कर दिया था। आनंद से पहले अमिताभ बच्चन इतने मामूली थे कि राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी से अपने सह कलाकार के बारे में कुछ पूछने की जहमत तक नहीं उठाई। हालांकि उन्होंने भी बाकी दुनिया की तरह ही आनंद में उन पर अच्छी तरह ध्यान दिया, फिर भी उन्होंने कई बार बच्चन के होने को ही नकारा। यानी कि उनका होना ना होना कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमिताभ बच्चन समझ गए थे कि उन्हें राजेश खन्ना के साथ जो स्क्रीन मिल रही है उसका सदुपयोग कैसे उठाना है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।